नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टीजीटी हिस्ट्री प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। 1 से लेके 65 तक के नंबर को लिख लीजिए और जो भी आंसर क्वेश्चन आप देखते हैं उसमें से आंसर लिखते रहिए ताकि आपका भी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। तो ये आ गया आपका पहला प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको, और ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। तो लीजिए, पहला प्रश्न है, त्रिपुरी जहाँ सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में? तो सही उत्तर है त्रिपुरी आपका है मध्य प्रदेश में, जहां 1939 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या वल्लभ भाई पटेल ने? तो सही उत्तर है इसमें से आपका मोतीलाल नेहरू ने। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? आनंद मोहन रॉय, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला? तो सही उत्तर है आपका महेंद्र प्रताप। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप जी थे। अब ये सोच लीजिए 1915 में काबुल में राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए थे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, सन 1956 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो सबसे पहले ये प्रश्न 1956 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1856। तो देख लीजिए कौन उत्तरदायी था, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या अक्षय कुमार दत्त? तो आपका सही उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए उत्तरदायी थे। क्वेश्चन 6, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? अक्टूबर 1857, दिसंबर 1857, फरवरी 1858 या फिर अप्रैल 1858? तो अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने कब लड़ी? अप्रैल 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? अहुलवालिया, सिंधीवालिया, सुकेर चकिया या रामगढ़िया? तो सही उत्तर है सुकेर चकिया जो मिसल था उससे रणजीत सिंह संबंधित थे। क्वेश्चन 8, सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह को न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 10, 12, 14 या फिर 15 वर्ष? तो सही उत्तर है इसमें से 12 वर्ष। 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या महादेव गोविंद रानाडे? तो सही उत्तर है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। क्वेश्चन 10, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति, अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठा अधिनिकीकरण? तो सही उत्तर है इसमें से आपका मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। ये किसके द्वारा हुई थी? सालबाई के संधि के परिणाम था 20 वर्ष की शांति। क्वेश्चन 11, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न रूप में से कौन सी थी? 18वीं शताब्दी में वो भी बंगाल से। इस्पात, घोड़े, सोरा या फिर नमक? तो सही उत्तर है सोरा। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से सोरा था।
क्वेश्चन 12, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या नजमुद्दौला? तो सही उत्तर है आपका मीर जाफ़र। अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। क्वेश्चन 13, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर जॉन शोर? तो आपका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू किया था। क्वेश्चन आ जाइए 14 पर, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा? 1, 2, 3 या फिर 4? तो सही उत्तर है 3 वर्ष तक। सम्राट जहांगीर के दरबार में थॉमस रो 3 वर्ष तक रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन सा विचार मिलता है? तो देख लीजिए कौन सा विचार मिल रहा है। ये तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। वे मानते थे जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। या फिर डी, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास या आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया। तो सही उत्तर इसमें से आपका डी, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। क्वेश्चन नंबर 16, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन से थे? तो सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु या ज्योतिबा फूले? तो सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। पहली बार अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता ज्योतिबा फूले थे। क्वेश्चन 17, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून ने क्या किया भाई? इस कानून ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून जो कि लॉर्ड कर्जन ने पारित किया, प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित किया, ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा दी, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की, लोगों में ऐतिहासिक साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो सही उत्तर आपका इसमें से सी है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन ने, जो प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया था। क्वेश्चन 18, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था? महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी या फिर गोखले? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम जो निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी था उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल, NM राय या मैडम कॉमा? तो सही उत्तर है मैडम कॉमा ने 1907 के इंटरनेशनल स्टुटगर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? कहाँ पे विरोध किया गया था? सही उत्तर होगा सूरत कांग्रेस, बेलगांव, काकीनाडा या यगा कांग्रेस? तो सही उत्तर इसमें से काकीनाडा कांग्रेस में राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम था उसका कांग्रेस के भीतर ही विरोध हुआ। क्वेश्चन 21, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? 1909, 1919, 1935 या 1947? तो सही उत्तर है आपका 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 22, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वे प्रत्याशी हो सकती थी। इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया।
या फिर विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो इसमें से सही उत्तर मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, शिबली नुमानी 1914 तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। शिबली नुमानी, उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे, ये बिल्कुल सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, ये भी सही है। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, ये भी सही है। तो ये वाला सही नहीं है। वे सर सैयद अहमद खान की अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? वाह भाई, वैमफील्ड फुलर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो। तो वैमफील्ड फुलर हैं, इनका क्या कथन है? हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं और मुस्लिम इनकी लाडली बेगम है, वैमफील्ड फुलर। क्वेश्चन 25, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में रखना है। तो देख लीजिए आप अगर इस प्रश्न को कर पा रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब ये देखिए सही उत्तर उसका ए है, ठीक है। मतलब पहला ननकाना गुरुद्वारा कांड, दूसरा तोसा खाना और तीसरा गुरुबाग संघर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 26, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। एक पूरा नोट्स चाहिए जिसमें पहली बार आता है। 4-5 प्रश्न जरूर आते हैं। इसको भी एक वीडियो बनाता हूं दोस्तों, क्योंकि 4-5 प्रश्न हमेशा आते हैं। चलिए क्वेश्चन 27, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद में संलग्नित माफ़ी खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना, या फिर सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडित को प्रवेश न मिलना। तो सही उत्तर है ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियों के कारण 1857 में धार्मिक नेताओं को असंतोष था। अब ये देखिए कथन वाला है, ये कथन किसका है? तो कथन क्या है? अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उससे ज़्यादा मूर्ख हैं। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो किसका ये कथन है? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या कथन दिया था? अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। चलिए ऐतिहासिक कमेंट भी अजीब से होते हैं, पर कमेंट तो कमेंट है। क्वेश्चन 29, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है? ए.ओ. ह्यूम, वेडरबर्न, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लॉर्ड डफरिन। तो ये वेडरबर्न का कमेंट है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। क्वेश्चन 30, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? देख लीजिए प्रथम आ गया भाई, इसका तो एक नोट्स बनाना ही पड़ेगा। 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में, 1877 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1905 ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1906 कलकत्ता के जूट मिल में। तो प्रथम औद्योगिक हड़ताल भारत में कब हुई थी? तो 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में। कांग्रेस बन गई, विरोध शुरू हो गया। लीजिए विरोध हो गया बम्बई में ही, वहीं कांग्रेस की मीटिंग बैठी, वहीं विरोध पहला हो गया।
क्वेश्चन 31, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं? यह पूर्व पाषाण युग में शिकार ही करेंगे, पूर्व पाषाण युग। क्वेश्चन 32, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग मध्य पाषाण काल के लोगों की विशेषता थी। क्वेश्चन 33, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य, असत्य? सत्य हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो क्या है इसका उत्तर? ए, बिल्कुल सत्य है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। भाई साहब चाक वगैरह सब बन गई थी, तो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। क्वेश्चन 34, चावल का प्राचीनतम उल्लेख। फिर देखिए, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? महदहा, सरायनहर, कोल्डिहवा या भीमबेटका? तो इसका सही उत्तर है कोल्डिहवा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख कोल्डिहवा से संबंधित है। प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव या गिलोंद से? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। आप दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख कोल्डिहवा से, कृषि का प्राचीनतम उल्लेख मेहरगढ़ से। कन्फ्यूजन यही होती है। सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 36 की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? सबसे बड़ी इमारत, फिर से वही क्वेश्चन, सबसे बड़ा, प्राचीनतम, पहला, इसकी एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भैया वहाँ पे जो अन्नागार था वो सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल, माधवस्वरूप, वत्स, आर.डी. बनर्जी या कनिंघम ने? तो सी, आर.डी. बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी। किस काल के स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? फिर से प्राचीनतम, वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो सबसे प्राचीनतम जो संदर्भ है स्वास्तिक का कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 38, तो बी आंसर सही है, हड़प्पा काल में स्वास्तिक का प्राचीनतम उल्लेख है। क्वेश्चन 39, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? वृषभ, घोड़ा, सिंह या फिर गज? तो सही उत्तर है आपका वृषभ। अब ये देखिए, सिंह समझ के मत लगा दीजिएगा। सिंधु घाटी के समाज में जो वृषभ था वो पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। क्वेश्चन 40, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग उल्लेख हुआ है? तो उसका प्रथम, सप्तम, अष्टम, दसम में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के। क्वेश्चन 41, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? फिर से देखिए, सर्वप्रथम 4-5 क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है दोस्तों। इसके वीडियो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, 4-5-6 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। चलिए, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण, रामायण या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में? तो सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का विषय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 42, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल, जौ, गेहूं, मक्का, अरहर? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। क्वेश्चन नंबर 43, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या, वाराणसी, कुंडग्राम या श्रवण बेलगोला? तो सही उत्तर है इसमें से आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में है। क्वेश्चन 44, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? 4 आर्षद, चातुर्याम, पंचमहायज्ञ
या पंच महाव्रत? तो आप देख लीजिए, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है। क्वेश्चन 45, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? फिर से भैया प्रथम, जामाली, जावली, जंभल या फिर केसी? तो आपका सही उत्तर है जामाली, जो कि उनका दामाद था, दामाद भी था, प्रथम विच्छेदक, प्रथम विद्रोही किया था, समझ लीजिए, जाना चाह रहा था या अलग करना चाह रहा था संघ को। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बारे प्रथम, यशोधरा, महामाया, बिंबा या गौतमी? बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, बिंबा या फिर गौतमी? तो सही उत्तर है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी धाय माँ थी, उन्हीं को सबसे पहले इन्होंने लाया था। क्वेश्चन 47, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी? तो सही उत्तर है सारनाथ। क्वेश्चन 48, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? लकुलीस, भैरव, मत्स्येंद्रनाथ या अल्लप्रभु? तो आपका सही उत्तर है लकुलीस, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव था लकुलीस। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका क्या नाम था? हेलेना। हेलन बहुत अच्छी हीरोइन थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त, कोई अपना देसी राजा भी क्या किया? विदेश की लड़की से शादी किया, याद रखिएगा, भूलने वाली चीज़ नहीं है, बड़ी बात है। हेलन बहुत अच्छी एक्टर थी, डांस भी इसका गजब था, पहले तो इसी के डांस से मूवियाँ चल जाती थी। तो किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर। बताइए, सिकंदर के बाद यही शासन कर रहा था, पुत्री से शादी होगी। क्वेश्चन 50, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? मिनांडर, अशोक, कनिष्क या फिर हर्ष? तो सही उत्तर इसमें से है अशोक। अशोक ने तृतीय संगति का, बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अशोक के शासनकाल में। फिर देखिए अशोक से संबंधित क्वेश्चन 51, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? धौली, कौशाम्बी, मास्की या फिर गुजरात? तो सही उत्तर है आपका इसमें कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो भी प्राप्त हुआ। 52, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली या प्राकृत? तो कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, ठीक है, लिपि ब्राह्मी होती है और भाषा क्या है? प्राकृत है। तो आप इस पे मत टिक कर दीजिएगा, ये प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 53, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर कालिदास ने? तो देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, याद कर लीजिए भाई। क्वेश्चन 54, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? भैया हूणों को भी पराजित कर दिया था। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? 54वां का डी, स्कंदगुप्त ने। बचपन में कहानी सुनते थे, सो जा बच्चा नहीं तो हुड़ार आ जाए, तो इन्हीं हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त, सोच लीजिए, ठीक है, हुड़ार को स्कंदगुप्त पराजित कर दिया। क्वेश्चन 55, गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहते हैं? वाणिज्य एवं व्यवसाय में प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण, तकनीकी प्रगति के कारण या सार्वभौम सत्ता के कारण? तो सही उत्तर इसमें से आपका है कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण। क्लासिक मूवी कला से ही संबंधित है, क्लासिक लेख एकदम से क्लासिक, कला साहित्य, कैसे क्लासिक कैसे कला। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? बहुत गुफा बनी है भैया, गुप्त काल में कौन सी गुफा थी? क्वेश्चन नंबर 56, 16-17 है, 16-17 गुफा गुप्त काल में निर्मित हुई थी अजंता की 16-17 गुफा, ठीक है, 16वें नंबर की गुफा। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न हो गया मित्रों, क्या करें। चलिए
गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? सामंतवाद एवं भूमिदान, आर्थिक सुदृढ़ता, ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि, शूद्रों को व्यापार का अधिकार। तो सही उत्तर इसमें से शूद्रों को व्यापार का अधिकार। गुप्तोत्तर काल के बाद ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके पहले इन लोगों को काफ़ी दबाया गया। चलिए अब तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, किस चोल शासक ने पहली, देख लीजिए फिर से पहली, भैया एक वीडियो चाहिए ही, पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल, राजराज प्रथम, राजधिराज प्रथम या राजेंद्र चोल? तो राजराज प्रथम, राजराज प्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले पहले क्या थे? चोल शासक। क्वेश्चन 59, किस चोल शासक ने सबसे पहले, फिर सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई? कौन सा वो चोल शासक था? राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य, राजेंद्र चोल? तो सही उत्तर है राजराज प्रथम ने पहले स्वर्ण मुद्रा भी प्रचलित करवाया और भूमि की नपाइश, शायद सबसे पहले भूमि की नपाइश, पैमाइश या नपाइश निकल रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता, शक्तिशाली मंत्री परिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। तो ये चोल प्रशासन की विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। काश इन्हीं के गांव जैसे हमारा गांव होता। चलिए क्वेश्चन 61, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा सिंधु घाटी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या सरस्वती नदी के तट पर? तो सही उत्तर है रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या विक्रम चोल ने? तो आपका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? शासन के 8वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 13वें वर्ष या शासन के 15वें वर्ष में? तो सही उत्तर है शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया गया। क्वेश्चन नंबर 64, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी या लुम्बिनी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेपाल में। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन 65, महावीर की माता का क्या नाम था? ये भी आसान है, त्रिशला, महामाया, सुनंदा या गौतमी? तो सही उत्तर है त्रिशला। तो दोस्तों अब ये देखिए नीचे उत्तर की दिया हुआ है। ये उत्तर की इसलिए दे रहा हूँ मित्रों क्योंकि मैं इसकी PDF अपने जो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसमें दे देता हूँ और आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। वो है बनारसी अंचल के नाम से, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसमें PDF डाल देता हूँ, आप PDF भी निकाल के पढ़ लिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करते रहिए। और क्या करना है भैया, पार पाना है तो मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद मित्रों।